गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे। हमारे साथ इस शो में निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। उसके बाद आज हमारे साथ दो बड़े गेस्ट होंगे। बाजार की दिशा और बजट उम्मीदों पर 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO प्रशांत जैन से होगी एक खास चर्चा। साथ ही मार्केट टेक्निकल्स पर केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से एक बात करेंगे। उन्होंने कल व्यू लिया है निफ्टी पर 30,000 का, क्यों है वो व्यू, इस पर बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। मार्केट में बहुत ही क्यूरियस सिचुएशन है। निफ्टी बैंक डे हाई पर है। पहले निफ्टी बैंक से शुरुआत कर रहा हूँ आज मैं। निफ्टी बैंक डे हाई पर है, करीब करीब 600 पॉइंट ऊपर। मिड कैप डे लो पर है, करीब करीब 850 पॉइंट नीचे। और निफ्टी टेक्निकली डे लो पर है। पहले मिड कैप फ्लैश कर दीजिए, उसके बाद निफ्टी दिखा दीजिए। निफ्टी करीब करीब 40 पॉइंट ऊपर और मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 850 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर मूव्स आ रहे हैं। पहले डाउनसाइड वाले स्टॉक्स देखते हैं। इसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स हैं आज, जैसे हमने बात भी की थी। सबसे बड़ा तो अनंतराज और केन्स टेक्नोलॉजीज़, दोनों स्टॉक्स अब करीब करीब 20% आपको नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, अनंतराज और केन्स। उसके अलावा आप कुछ और स्टॉक्स लेकर आइए ज़रा। CG पावर करीब करीब 8.5%, ग्रैनुअल 6.5%, फेडरल बैंक 6.5%, CDSL, डिक्सन टेक 6%, सन फार्मा 4.5%, नैल्को 4%। काफ़ी गिरावट है। कुछ स्टॉक्स अपसाइड में ट्रेड कर रहे हैं, उनमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, चोलामंडलम, ये तीनों आज सुबह हमारे बिग स्टॉक्स भी थे। इन तीनों में अभी भी गेंस हैं, करीब 2.5 से लेके 3.5% के। और उसके अलावा ICICI बैंक, HDFC बैंक और इन्फोसिस, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ मार्केट को। निफ्टी अभी भी ग्रीन में है और थोड़ी सी मिड कैप में रिकवरी शुरू हुई है। अब देखते हैं ये टिकेगी या नहीं। वीरू जी, ये तो अब तक की बाजार की कुछ हद तक अब समरी थी जो आपने समझी। लार्ज कैप मिड कैप में क्या हो रहा है निफ्टी बैंक में। अब आइए काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। विकास सालुंके नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। बाकी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ बाकी दो मेहमान भी आए हैं। विकास से पहले दो बात करते हैं, मतलब दो ट्रेड्स लेते हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल दिखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा बाइंग जोन में मुझे लगता है आ सकता है मार्केट में। दो भी इंडेक्स मेरे बाद दोनों भी स्टॉक जो है बाइंग में रहेंगे। पहले रहेगा बैंकिंग से HDFC बैंक, मुझे स्ट्रांग लगता है इसी पॉइंट पे। यहाँ से एक मोमेंटम इंडिकेटर जो है यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है और मुझे लगता है वापस ये 1720 1730 के आसपास के टारगेट यहाँ पे HDFC बैंक में देखने मिल सकते हैं। हालांकि हमने देखा कि लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला था, लेकिन वापस यहाँ से एक अपमूव देखने मिल सकता है। 1640 का स्टॉप लॉस लगा के 1730 के टारगेट के लिए HDFC बैंक को यहाँ पे बाय करना है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा एम्फेसिस। एम्फेसिस में वापस ये लॉन्ग टर्म एवरेज जो है उसके ऊपर आते हुए देखने मिल रहा है। 50 और 100 डी के आसपास, 100 DMA के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 2960 के 70 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ये वापस ऊपर में 3100 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा वो 2900 के आसपास यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 2900 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। 3100 के आसपास के पहले टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। तो दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा एम्फेसिस। एम्फेसिस भी आपका बाय ट्रेड है। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, बैलेंस अप्रोच है। एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। खरीदारी वाला स्टॉक है बैंकिंग स्पेस में से बैंक इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में काफी अच्छा मोमेंटम लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें देखने को मिल रहा है और काउंटर अपने 50 DMA को क्रॉस कर चुका है। यहाँ से ऊपरी स्तर पर 110 और 112 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। आज के दिन के लोएस्ट लेवल जो कि 103.8 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 104 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। बैंक ऑफ इंडिया में 110 और 112 के टारगेट होंगे। वहीं जो बिकवाली वाला ट्रेड है वो है फार्मा स्पेस में से लुपिन। लुपिन में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर खराब है। 1980 तक की डाउन साइड जो कि इसका 200 DEM है, वहां तक ये काउंटर फिसल सकता है। करंट लेवल पर लुपिन के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2065। डाउन साइड में टारगेट होंगे 1980 के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन ट्रेड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO प्रशांत जैन जुड़े हैं। मार्केट के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से एक गिने जाते हैं प्रशांत जी, और इनसे समझते हैं कि मार्केट में क्या किया जाए। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी समय बाद आपसे बात हो रही है।
इस बीच में काफ़ी कुछ हुआ है मार्केट में, हमने एक बहुत बड़ी रैली भी देखी थी, उसके बाद पिछले 4 महीनों में एक बहुत पेनफुल पीरियड भी देखा जिसमें खास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप की बहुत ब्रूटल पिटाई हुई है। आप कैसे देख रहे हैं इस फेज़ को, क्या हर्ट कर रहा है मार्केट को सबसे ज़्यादा? नहीं अनुज, ये मेरे ख्याल से अपेक्षित था और हम लोग तो लगातार 6 महीनों से अपनी हर कमेंट्री में, हर प्रेजेंटेशन में, हर इंटरव्यू में कह ही रहे थे कि जो स्मॉल और मिड कैप्स में वैल्यूएशंस है ये सस्टेनेबल नहीं है। और देखिए आईपीओ मार्केट में भी दिख ही रहा था कि जो आईपीओ के वैल्यूएशंस थे वो बहुत एक्सेसिव हो गए थे। और खास तौर से और आप देखेंगे आईपीओ में सप्लाई बहुत ज्यादा थी और वो इसीलिए थी क्योंकि वैल्यूएशंस इतने एक्सपेंसिव थे। तो शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स के लिए, पी के लिए बहुत फायदे की चीज है कि इतने महंगे वैल्यूएशंस जो सस्टेन कर रहे थे उस पर आप बेच सके। तो मेरे ख्याल से इसमें मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि स्मॉल मिड कैप्स में फाइनली अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल मिड कैप्स एज अ कैटेगरी का जो रिटर्न है वो लार्ज कैप से ज्यादा है। हुआ क्या था कि कोविड में जब बाजार घटा था तो अगर लार्ज कैप 30-40% घटे तो स्मॉल मिड कैप 70-80% घट गए थे। और जब 20 की वैल्यू वापस नॉर्मल होने पे 100 पे जाती है तो या 30 की वैल्यू तो वो 200-300% का रिटर्न दिखता है। और लार्ज कैप में वही रिटर्न 30-40% का दिखा। और देखिए आज जैसे 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है उसमें से लगभग 75% कोविड के बाद खुले। मतलब इन इन्वेस्टर्स ने कोविड के पहले के जो मार्केट का साइकिल था उसका उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए लोगों ने ये अनुमान लगाया कि कोविड के लो से कि स्मॉल मिड कैप में जो ज्यादा रिटर्न आया वो सस्टेनेबल है और इसीलिए उधर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से इसको कभी ना कभी करेक्ट होना था और अभी वही दौर चल रहा है। बिल्कुल, ये बात तो खैर काफ़ी लोग मान भी रहे थे प्रशांत जी, और आपने भी वार्निंग दी थी कि मार्केट में थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप में दिक्कत है, आईपीओ में थोड़ा सा शायद एक बबल था। अब सवाल ये है कि अब वो जो कोविड के बाद का जो नया इन्वेस्टर आया जिसने लगातार इस मार्केट में सिर्फ पैसा डाला है और सिर्फ अपसाइड देखी है, अब वो करे क्या इस मार्केट में? पहले तो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में क्या करे, और दूसरा अब इस लेवल पर क्या करे? देखिए सबसे पहले मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए कि जो बाजार का उनका हाई प्राइस था वो दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि वो हाई प्राइस को हम मेमोरी में रखते हैं तो हम आज भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हमको आज की जो प्राइस है उसी को इवेलुएट करना चाहिए कि क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये कंपनी मजबूत है। और अगर कंपनी स्ट्रांग है और वैल्यूएशन रीजनेबल है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैंने और देखी कि जो इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में हम लोग देखते हैं वो डाइवर्सिफाइड नहीं होते बिल्कुल भी। बहुत लॉपसाइडेड पोर्टफोलियोज होते हैं। जो भी थीम या जो भी कंपनीज अच्छी लगी तो एक थीम में, दो थीम में या 2, 5, 10 शेयर्स में पूरा पोर्टफोलियो होता है। तो मेरे ख्याल से वो निवेश करने का सही तरीका नहीं है। तो हमको क्वालिटी ऑफ कंपनी के साथ, वैल्यूज के आज के वैल्यूएशन के साथ हमको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी सही रखना चाहिए। और मैंने ऐसा देखा है कि 60 से 70% किसी भी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स का होना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उचित है। और अगर आपके पास स्मॉल मिड कैप की मात्रा बहुत ज्यादा है और ऐसे कंपनीज है जिनकी सही समझ नहीं है, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, जिनके वैल्यूएशन अच्छे नहीं है, तो हमको अपने रिस्क को कम करना चाहिए। जो आज का भाव है उसी को हमको अपनी लागत मान के सही निर्णय लेना चाहिए। ओके प्रशांत जी, जो ओवरनाइट आरबीआई ने कदम उठाए हैं, क्या उनसे थोड़ा सा मार्केट में एक साइन आए कि थोड़ी से सेंटिमेंट सुधरें, या बजट में कुछ आ सकता है जिससे सेंटिमेंट सुधर सकता है? आपका क्या व्यू होगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए जो आरबीआई ने किया वो एक अच्छा कदम है, उससे थोड़ी लिक्विडिटी सुधरेगी, लेकिन वो विशेषकर बैंक्स के लिए लाभकारी होगा मेरे ख्याल से। बाकी स्मॉल मिड कैप पे और ब्रॉड मार्केट पे उसका कोई असर नहीं होगा। बजट में भी मेरे ख्याल से हमको ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए जिससे कि बाजार में कोई विशेष सुधार आए। देखिए जब स्मॉल मिड कैप 5 गुना 10 गुना बढ़ गया तो भी उसमें बजट का कोई रोल नहीं था, वो एक बाजार का दौर था। तो मेरे ख्याल से बजट से इसको लिंक नहीं करना चाहिए।
अच्छा प्रशांत जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये दो चीज़ें जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत में डाले हुए हैं, मतलब हमने अपने करियर में सर इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंटिन्यूस एफआईज की कभी नहीं देखी। आई मीन इंडेक्स पे इतनी नेगेटिव प्लेसमेंट, रोज़ ब रोज़ की 5,000 करोड़ रुपए की सेलिंग। अभी हमें इसको कब तक टैकल करना पड़ेगा, ये कब तक थिन पड़ेगी, इस पर आपका कुछ विचार है सर? नहीं देखिए, आप पास्ट में देखेंगे तो जब भी डॉलर इंडेक्स बहुत स्ट्रांग होता है तो वो ईएम्स के लिए और आमतौर पे और खासकर अपने देश के लिए भी वो शेयर बाजार के लिए नेगेटिव सिद्ध होता है। लेकिन ये समय, ये दौर ऐसा कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक ही चलता है। तो मेरे ख्याल से इससे हमको नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि एफआईज की सेलिंग अच्छे शेयर को कुछ समय के लिए ही घटा सकती है, और तो उसको हमको एक अपॉर्चुनिटी के जैसे देखना चाहिए। और जो मैं कहूँगा इस समय निफ्टी में जो अच्छी कंपनीज हैं, सस्ती हैं, उनके लिए हम इस प्रकार का व्यू ले सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल मिड कैप्स का घटना है, देखिए वहां तो एफआईज की सेलिंग आई नहीं होगी कुछ भी अभी तक, क्योंकि वहां उतनी लिक्विडिटी ही नहीं है। तो वो तो शायद उसके लिए मतलब एक अलग से ही फैक्टर्स हैं। तो मैं एफआई का सेलिंग को लेकर नहीं घबराऊंगा। हमारे जो लोकल फ्लोज हैं, जो लोकल इक्विटी में फ्लोज हैं, वो बहुत मजबूत है। और मुझे लगता है जब एफआई सेलिंग रुकेगी तो खास करके लार्ज कैप शेयर्स में वहां बॉटम हो जाना चाहिए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाह रहा था कि देखिए, जब भी ये बाजार खराब होगा तो बाजार में दो सोर्सेस से सप्लाई आ रही थी। एक तो है एफआईज की सेलिंग और दूसरी है आईपीओ मार्केट्स। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे आज बाजार का सेंटिमेंट खराब है, कमजोर है, तो जो आईपीओज हैं या तो वो डेफर हो जाएंगे कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, और या उनके वैल्यूएशन भी कम हो जाएंगे, और जहां तक ये दोनों ही होगा। तो ये होने से भी जो एग्जिस्टिंग पैसा बाजार में आता है एसआईपी के द्वारा या और तरीके से, तो वो सेकेंडरी मार्केट में उसके निवेश होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेलिंग के बावजूद भी निफ्टी है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, उसमें एक मीडियम टर्म व्यू से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा प्रशांत जी, ये जो एक शख्स और अब जिसके मन को हमें रोज़ पढ़ना है और शायद वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो है ट्रंप। इनकी रोज़ टैरिफ को लेकर टिप्पणियाँ, अब जिन जिन क्षेत्रों को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है उसमें उन्होंने फार्मा का जिक्र भी किया है। हमारी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं यूएस को लेकर, और आप 2 दिन से पेन भी देख रहे हैं। ट्रम्प फैक्टर को यहाँ से आप कैसे रीड कर रहे हैं? अच्छा, मैं इनफैक्ट अपने प्रश्न थोड़ा सा और वाइड कर दूँ तो मैं 2 एक्सपोर्ट करने वाले क्षेत्रों पर बात करता हूँ, आईटी और फार्मा, दोनों पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए वीरेंद्र जी, मुझे लगता नहीं है इसके भारत के बाजार पे या इकोनॉमी पे कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बहुत ही छोटा एक्सपोर्टर है, खास तौर से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में। हमारा जो भी बड़ा एक्सपोर्ट है वो है सर्विसेज का एक्सपोर्ट। एक फार्मा को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारा मैन्युफैक्चरिंग में कुछ एक्सपोर्ट्स नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इसका कुछ विशेष प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हो जिन पे कुछ प्रभाव पड़े। और देखिए, फार्मा पे अगर आप ड्यूटीज लगाएंगे तो थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो इंडियन कंपनीज हैं वो एक दूसरे से ही compete करती हैं सबसे ज्यादा। तो हमारे यहाँ कई सौ कंपनीज होंगी जो यूएस में एपीआई फॉर्मुलेशंस एक्सपोर्ट करती हैं। तो जो इंटरनल कंपटीशन है वो बहुत इंटेंस है। तो अगर ड्यूटी आएगी तो वो सभी पे आएगी लगभग। तो उतने मेरे हिसाब से ड्यूटी का कोई बहुत विशेष असर नहीं पड़ेगा। तो उतना सेलिंग प्राइस को लॉजिकली बढ़ना चाहिए। जहाँ तक आईटी का सेक्टर का सवाल है, ये बहुत अच्छा सेक्टर है और हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। और हमारी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो काफी हद तक इस सेक्टर से आती है, क्योंकि इससे हमको बहुत डॉलर्स मिलते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये एक अब स्लो ग्रोइंग सेक्टर है बहुत बड़ा होने की वजह से। और जो इसके मल्टीपल्स है, उसमें मल्टीपल्स में बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें एक मतलब लो रिटर्न की हम लॉन्ग टर्म में डिविडेंड्स को जोड़ के रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक लो रिस्क लो रिटर्न सेक्टर जैसा इसको हम देख सकते हैं। बिल्कुल। प्रशांत जी, काफ़ी मार्केट में अब हमने जिन सेक्टर्स में बहुत शानदार गेंस देखे थे
उनमें से कुछ में अब हम काफ़ी प्रेशर देख रहे हैं, चाहे वो EMS स्पेस हो, चाहे वो डिफेंस हो, या चाहे वो कैपिटल मार्केट प्लेस हो। ये थीम्स क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अब ठीक वैल्यूएशंस पर आ गई हैं, अभी भी इनमें काफ़ी वैल्यूएशन करेक्शन की ज़रूरत है? नहीं अनुज, देखिए ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया आपने। और मैं देख ही रहा था कई वर्षों से कि बाजार नैरेटिव्स पे चल रहा था पूरा, जो चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे चाइना प्लस वन हो। आपको याद है कुछ वर्ष पहले केमिकल्स में चाइना प्लस वन का नैरेटिव से बाजार चला था, या EMS था। तो देखिए नैरेटिव सही होते हैं, लेकिन बाजार उनको जब शेयर 5 गुना 10 गुना 20 गुना कर देता है, तो नैरेटिव जो 20 साल में उसको जस्टिफाई कर पाएगा उस भाव को। तो जो भाव थे ये नैरेटिव से, या जो रियलिटी है उससे बहुत आगे चले गए थे। और हमने ये भी देखा है हर बाजार में कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो शायद ही कभी सही होती है शेयर बाजार में। क्योंकि जहां मेजॉरिटी को खरीदना है वो शेयर बहुत महंगे हो जाते हैं, और जो मेजॉरिटी को नहीं लेना है वो शेयर बहुत सस्ते हो जाते हैं। जैसे आप PSUs देखिए, 3-5 साल पहले किसी को नहीं लेना था, तो वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हुए। और जब कोई भी सेक्टर बहुत पॉपुलर हो जाता है तो वहीं पर उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी वैल्यूएशंस इन सेक्टर्स में, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इनमें ठीक नहीं है। ओके। उसके अलावा एक और स्पेस जिसने काफ़ी पेशेंस टेस्ट की है, हालांकि कुछ स्टॉक्स ने अच्छा किया भी है यहाँ पर, वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। सबसे ज़्यादा FI सेलिंग का शायद इम्पैक्ट यहीं पर आया है। यहाँ पर अब एटलीस्ट वैल्यूएशन, प्रशांत जी, अब आप शायद आपका व्यू अलग हो, लेकिन एक व्यू तो ये है कि शायद एटलीस्ट और कुछ नहीं तो वैल्यू तो है यहाँ पर। आप बाय कर रहे हैं क्या? देखिए ये स्पेस, जैसा मैंने पहले भी कहा था, और ये स्पेस एक अच्छा स्पेस है। जो लार्ज बैंक्स हैं इनमें NPA का रिस्क बहुत कम है, क्योंकि इनके जो लोअर इनकम ग्रुप्स है या जो वीकर क्रेडिट है उसमें इनका एक्सपोजर बहुत कम है। और आपने एकदम सही कहा कि कई वर्षों से कुछ प्राइवेट बैंक्स जो है उनके शेयर अंडर परफॉर्म किए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो लार्ज बैंक्स हैं देश के, रियली लार्ज जो बैंक्स हैं, प्राइवेट में हो या पब्लिक में हो, उनका वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। और डी रेटिंग की वजह से जो आज का वैल्यूएशन है वो रियलिस्टिक ग्रोथ के अनुरूप है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्पेस है। अच्छा प्रशांत जी, कुछ कमोडिटीज़ की बात करते हैं। स्पेशली पोस्ट कोविड एक केमिकल स्पेस में बड़ा स्ट्रॉन्ग स्विंग देखा था हमने। अच्छे नंबर्स आए थे उस वक्त, कंपनी ने बहुत अच्छी कैपेसिटी बिल्ड करी, बट उसके बाद प्राइस और डिमांड इश्यूज, चाइना की ओवर सप्लाई। अभी केमिकल बास्केट में आपका व्यू क्या है, तर्क क्या है, या फिर कमोडिटीज़ में मेटल्स पे भी आपका तर्क क्या है? किस कमोडिटी को इस वक्त थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए लॉन्ग साइड पे? देखिए कमोडिटीज का जो सेक्टर है ये बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर है, और इसमें व्यू लेना बहुत मुश्किल है। तो इसमें अधिकांश, मैंने अपने करियर में केवल जब वो सेक्टर बहुत खराब कर रहा है तभी एक्सपोजर लेते हैं, और वो भी बहुत सीमित मात्रा में, क्योंकि ये सेक्टर ही एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। जहां तक केमिकल्स की बात है, मेरे ख्याल से देखिए जो कोविड के बाद हुआ वो सप्लाई चेन डेफिशिएंसी थी, या शिपिंग के रेट्स इतने बढ़ गए थे जिससे इंपोर्ट पैरिटी के प्राइस बहुत बढ़ गए थे। तो या डिमांड एकदम से अचानक से खुल के आई जैसे इकोनॉमी खुली। तो कुछ कारणों की वजह से इस सेक्टर में जो प्रॉफिट थे वो बहुत हाई आए, और उससे बाजार ने सोचा कि शायद यही चाइना प्लस वन का दौर शुरू हो गया है। लेकिन वो सही नहीं था। देखिए चाइना प्लस वन एक सही चीज है, लेकिन उसको अनफोल्ड करने में 10-15-20 साल लगेंगे, उसमें बहुत मेहनत लगेगी। वो एक धीरे धीरे वो एक सफर है, लेकिन शेयर बाजार उसको ओवरनाइट डिस्काउंट कर देता है। तो मेरे ख्याल से केमिकल्स का सेक्टर एक ठीक सेक्टर है, लेकिन मेरी समझ में आज भी उसमें वैल्यूएशन जो है वो मेरे कंफर्ट जोन से काफी ऊपर है। ओके, वैल्यूएशंस, ये पॉइंट टेकन सर, आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। अच्छा एक चीज़ और जो कि मेरे ख्याल से सर मिड 24 तक, CY 24 के मिड तक बहुत बड़े मूव देखी गई, वो थी रियल स्टेट एंसिलरी, होम इम्प्रूवमेंट। लेकिन उस वक्त भी काफ़ी वॉइसेस ये कह रहे थे कि भाई इतने बड़े प्राइसेस जो ऑन ग्राउंड प्राइसेस थे रियल स्टेट के, वो सस्टेनेबल नहीं है, ये इट्स अ वाइल्ड स्विंग।
अब आपका व्यू क्या है सर? रियल स्टेट में पिछले 3 महीने से यहाँ भी काफ़ी प्राइस डैमेज है, और रियल स्टेट एंसिलरी का तो पूछे ही मत, स्टॉक्स आधे आधे हो गए हैं। यहाँ पे आपका टेक? देखिए, इंडिया में क्या हुआ है कि जैसे हमने इक्विटी जो एक पहले निश एसेट क्लास होती थी, वो पिछले कुछ वर्षों में मास एसेट क्लास बन चुकी है, और ये देश के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसका ये भी एक हमको नतीजा निकलता है कि अधिकांश जो लोग थे, मेरे को लगता है उनका एक वेल्थ का अच्छा हिस्सा थीमेटिक फंड्स में, स्मॉल मिड कैप फंड्स में, या फिर डायरेक्ट स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जो सिप का ब्रेकडाउन है, तो वो जो जो फ्लोज है म्यूचुअल फंड्स के, उनका एक बड़ा हिस्सा थीमेटिक फंड्स, मैन्युफैक्चरिंग फंड हो, डिफेंस फंड हो, या इस प्रकार के जो फंड्स थे, या स्मॉल मिड कैप में बहुत हिस्सा गया है। और इस स्पेस में मुझे लगता है वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा थे, आज भी काफी ज्यादा है। तो इससे वेल्थ में कितना इफेक्ट आएगा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे, ये हमको समय के आने के साथ ही मालूम पड़ेगा। अधिकांश हमने ऐसा देखा है, जब शेयर बाजार में लोगों का अच्छा पैसा बनता है, तो उसका एक पैसा निकल के रियल एस्टेट मार्केट में जाता है, तो जो उस मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन अब ये शायद उल्टा पड़ सकता है, तो हमको कुछ समय के लिए इस पे और धैर्य रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, पिछले साल एक बहुत बड़ा पैसा बना था डिजिटल स्टॉक्स में, न्यू एज स्टॉक्स में। इस साल क्या कहा, वो भी नैरेटिव ही था, वो भी कहानी वापस पलटती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, सब नैरेटिव नहीं था, वो एक रियलिटी है। कंज्यूमर मूव कर चुका है तो डिजिटल स्पेस में। तो लेकिन बात वही है कि जब कोई भी, देखिए, निवेश करने के लिए जो हम लोग की नीति है, वो ये है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसमें एबिलिटी टू विन होना चाहिए मार्केट प्लेस में, और उसके जो वैल्यूएशंस हैं, वो उसके फंडामेंटल्स के अनुसार होने चाहिए। तो कहीं पर मुझे लगता है फंडामेंटल्स वीक है, और कहीं पर मुझे लगता है वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है। तो मतलब इसमें हमको दोनों बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। और देखिए, शेयर बाजार की एक और खास बात यह है कि हम लोग हमेशा फ्यूचर से डील करते हैं, एंड फ्यूचर अनसर्टेन है। अब लोहे का दाम कितना होगा, किस स्पेस में 2 साल बाद कितना कंपटीशन होगा, यूएस की क्या नीति होगी, ये सब बहुत सारी अनसर्टेनिटीज। तो मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि शेयर बाजार में एक डिसेंट कंपाउंडिंग पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को डिरिस्क करना होगा। तो उसके लिए हम लोग देखिए 30-35 साल हो गए शेयर बाजार में, लेकिन फिर भी आज हम लोग अपने पोर्टफोलियो में 35 से 40-45 शेयर क्यों रखते हैं? हम लोग 5-10 शेयर क्यों नहीं रखते? हमको भी थोड़ा अंदाजा है कि शायद ये शेयर ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि डाइवर्सिफिकेशन इज ह्यूमिलिटी अप्लाइड टू अनसर्टेनिटी। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ये डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप्स, अक्रॉस सेक्टर्स रखना ही चाहिए। और ये जो इंडिविजुअल बिजनेस मॉडल्स है डिजिटल के, इसमें देखिए हर बिजनेस का फ्यूचर अलग अलग होगा। इसको एज अ स्पेस डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अलग अलग बिजनेस है। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। जी। और बस यही विश करूँगा कि अगली बार इतना गैप ना हो हमारी दो कॉन्वर्सेशंस के बीच में। अब थोड़ा सा आप हमें ज़्यादा टाइम दिया करें। पर थैंक यू सो मच आज हमारे साथ। प्लेजर, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, जो हर मंगलवार हमसे जुड़ते हैं। आइए उनसे समझते हैं कि उनका इस समय क्या मूड माहौल है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। फ्रेम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका एज ऑलवेज, और काफ़ी आपने लग रहा है काफ़ी बड़ी बोल्ड कॉल आज हमारे लिए प्रिपेयर की है, तो ज़रा उस पर बात हो जाए। पहले आप कह रहे हैं 30,000 निफ्टी पर, यहाँ पर तो लोग 25,000 के लिए वो प्रे कर रहे हैं, आप सीधा 30,000 की बात कर रहे हैं। बताइए क्या दिख रहा है आपको ऐसा चार्ट्स में? भाई 32,000 बोलने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए 30,000 बोला। हो सकता आने वाले टाइम में 32 भी हो जाए। तो 30, पहले 30 से शुरुआत कर लेते हैं, 32 के बाद में बात करेंगे। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोगों ने मुझे चार्टिस्ट बताया हुआ है, तो मैं चार्ट ही दिखा के बात करूंगा। बाकी मैं हर एक विषय पे कर सकता हूं, पर सच्चाई चार्ट से दिखती है। पीसीआर से अनुरोध है, इस चार्ट को खोलें
और इस चार्ट को देख के आप मेरे साथ आनंद लीजिए। TR से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट है इसे कृपया दिखाएं। ये जो चार्ट है, आप देखो, ये चार्ट चीख-चीख के कह रही है कि मुझे ले लो। ये रेशियो चार्ट है, इसकी वैल्यू अभी आप देखोगे करीब 3.8 है। और ये चीख-चीख के क्या कह रही है, 1 साल से लेके सवा साल में 3.8 वाला हँसते-हँसते 5.5 हो सकता है। ये किस चीज की चार्ट है? निफ्टी प्राइसेस डिवाइडेड बाय S&P 500 प्राइसेस। यानी कि अगर अमेरिका, यानी कि 45% तक का आउट परफॉर्मेंस संभव है अगले 12 से 15 महीने में। यानी कि अगर S&P में 20% का भी करेक्शन किसी वजह से साल के बीच में आ गया, तब भी हो सकता है उस टाइम पे निफ्टी 45% ऊपर हो करंट भाव से। तो आपको विवादास्पद लग सकती है, हास्यास्पद लग सकती है ये बात, तो इसके लिए मैं आपको इतिहास दिखाऊं पहले। आप इतिहास में देखो कि ये तो मैं सिर्फ 1 साल के अंदर 45% की आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। ऐसा दौर भी आया है आपकी ही मेरी लाइफ टाइम में, बहुत ज्यादा पुराने समय में नहीं, 2001 से लेके 2010 तक लगातार 10 साल में हमने 8 गुना कर लिया। यानी निफ्टी को कोई लॉन्ग करके S&P शॉर्ट कर देता तो 8 गुना हो जाता। 10 साल में अगर 8 गुना हो गया, 5 साल में 4 गुना हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 35% की कंपाउंडेड आउट परफॉर्मेंस 10 साल तक लगातार आई है। तो 1 साल में 45% की आउट परफॉर्मेंस आ जाना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, जब पिछले 15 साल से हम करीब करीब साइडवेज रन कर रहे हैं। इंडिया की जो यूफोरिया का मोमेंट है, ये किसी भी एक बुलिश फेज में या बेरिश फेज में, जनरली मार्केट के 3 इमोशनल स्टेट होते हैं। पहला स्टेट बिल्कुल अविश्वास का। कोरोना के क्रैश में किसी को ये विश्वास नहीं हुआ कि निफ्टी यहां से वापस घूम करके अंट तेजी हो जाएगी। 2020 में अनुज आपकी मेरी स्क्रीन पर बिल्कुल जबड़ा जॉ फॉलिंग ऑन द फ्लोर वाली बातचीत हुई थी 7,500 निफ्टी पे कि हम वापस 12,000 और उसके ऊपर निकल रहे हैं। और उसके बाद एक कॉशियस फेज आता है, कॉशियसली बुलिश, वो हमने 22-23 में पूरा कर लिया। 24 के सेकंड पार्ट में सबकी खाया पिया निकल गया, सबकी चर्बी निकल गई। जो भी प्रशांत जैन कह रहे थे ना कि स्टॉक मार्केट में पॉपुलर ओपिनियन नहीं होता है, तब जैसे त्राही माम मची हुई है, ट्विटर पे जो मीम्स आ रही है और जिस तरह से लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। देखो 26,500 पे मैंने आपके साथ अब ऑन एयर बात की थी, 23,000 हो जाएगा निफ्टी, लोगों ने मुंह बनाए और अभी भी इस बात पे लोग मुंह बना रहे हैं। तो लोगों का काम है, वो करेंगे, वो ह्यूमन नेचर है। पर ये जो इस तरह की यूफोरिक स्टेट अगर आ सकती है, तो मैं खाली इंडेक्स को तो देखकर इस तरह बावड़ा नहीं हो सकता। तो हमने लास्ट 15 दिन में अनुज तकरीबन बाजार की हर एक चार्ट को गहराई से निचोड़ा और बहुत कोशिश की कि ऐसे कोई स्टॉक्स हमें मिल सकते हैं जिनमें शॉर्ट सेलिंग करके यहां से 20-30% बन जाए। तो आंसर है साफ सुथरा क्लियर कट, ना, बिल्कुल ना। बेचना यहां पे गुनाह हो सकता है। इस तरह की चार्ट्स हैं। तेजी शुरू नहीं हुई है, 23,300 के ऊपर जाने के बाद आज की हमारी वार्ता को ट्रिगर किया जाए और अब से लेकर बजट तक की अनिश्चितता में 23,300 से लेकर 22,700 तक की फ्लक्चुएशन बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए सुशील जी, मैं वैसे खैर आपको सिर्फ चार्टिस्ट नहीं मानता हूँ, मैं आपको एक एज ऑलराउंडर ट्रीट करता हूँ। तो अब ये अगर मार्केट इस तरीके से भागेगा 30,000 पे, तो ऑब्वियसली उसको कुछ लार्ज कैप लीड करेंगे। तो आपकी प्रिफर्ड पिक्स क्या होंगे लार्ज कैप्स में? ये इतना कठिन सवाल है अनुज, क्यों कठिन है आपको सुन के हंसी आएगी। हमने अपनी इंटरनल डिस्कशंस में अपने क्लाइंट्स को ये बोला कि आईटीसी जैसा स्टॉक नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक्सपेक्टेड 25% की रिटर्न है। 25% तो अब लार्ज कैप्स में, ब्लू चिप्स में चना कुरमुरा लगता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे अगले 12 महीने में दिखती है। हिंदुस्तान लीवर जैसा थका हुआ स्टॉक, थका हुआ क्यों बोलता हूं मैं इसको, 2020 की अप्रैल में इसका जो भाव था, आज उसके नीचे भाव है। 4 साल में, 5 साल में स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। वो हिंदुस्तान लीवर भी बोलता है मैं 50% बढ़ जाऊंगा। ठीक है, एक कोलगेट जितना बढ़ने के बाद जितना करेक्शन दे चुका है, कोलगेट यहां से वापस डबल हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। खैर कोलगेट को खेलना सबके बस का काम नहीं है, बहुत फास्ट स्टॉक है। रिलायंस जैसा बड़ा हाथी, हाथी जिसे कहते हैं ना, रिलायंस जैसा हाथी, वो बोलता है मैं 50% बढ़ूंगा। 1200 की मंदी नहीं लगती रिलायंस में और 1800 का भाव हंसते हंसते आ जाए। तो अगर ये रिलायंस और लीवर के 50% को मैं बेंचमार्क मान लूं कि जब ये हाथी भी 50% रन देंगे, तो फिर हमने अगर कोई होशियारी की तो वो होशियारी तभी साबित होगी जब 75%, 100% तक की भी रिटर्न्स मिले। तो देखिए, स्टील के स्टॉक्स को हमने ध्यान से देखा। टाटा स्टील बोलती है मैं 118, 116 के नीचे जाने की मेरा मूड नहीं, मैं 200 हो जाऊं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डबल हो जाए, एनएमडीसी स्टील यहां से 3 गुना हो जाए। जिस इंडाल्को पे हम बार बार पिछले 1 साल में अनुज आपसे बात हुई थी कि इंडाल्को को कूट दो, मार दो, गिरा दो, वो इंडाल्को अभी 900 के ऊपर जाने के लिए तैयार है।
अगर मैं हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स पे आऊं, डबल हो जाएंगे। मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आऊं, ये एयू बैंक जैसा भी जो रिजल्ट आ गया, नंबर आ गया, चार्ट चीख रही 800 850 का भाव हो जाएगा। सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ही दिन में 20% उस दिन उछल गया था। तो पता नहीं निर्मला मैडम क्या देने वाली है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लग रहे सारे आसमान के ऊपर चले जाएंगे। जिस एलआईसी पे हम लोग लगातार 1 साल तक करेक्टिव मूड में थे, वो हो लिया एलआईसी का करेक्शन। 1300-1400 का भाव एलआईसी लगता है। एसबीआई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या आपके एचडीएफसी लाइफ, ये सब लगते न्यू हाई में चले जाएंगे। तो अनुज, बहुत ही कम स्टॉक्स हैं जिनमें कभी कभी टाइम टू टाइम कोई मार्केट में करेक्टिव फेज आएगा, तो पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए क्या पता इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो कमजोर रह जाएं, कि ओवरऑल नैस्डैक की वीकनेस में इनमें सिंपैथी आएगी। पर बिरला सॉफ्ट जैसा छोटा जो आईटी का स्टॉक है, अब वो भी तैयार हो गई, इसकी चार्ट 2 गुना 2.5 गुना उसका भी भाव हो जाएगा। तो जैसे हास्यास्पद लगती है शुरू में कोई भी बुल मार्केट जब स्टार्ट होती है, फिर वो विवादास्पद लगती है, और उसके बाद एकदम से जो फ्रेंजीड कंसेंसस आता है, जैसे 26,500 पे फ्रेंजीड कंसेंसस था और हमें लोग उस नजर से देख रहे थे, पता नहीं ये कौन से पागल खाने से छूट के आया है। तो सेम बात आज भी सबको महसूस होगी। ये ही ह्यूमन नेचर है, यही स्टॉक मार्केट का नेचर है, यही हमेशा से क्राउड्स का बिहेवियर है। मेरे को 2025 में खतरनाक भयंकर तेजी नजर आती है। क्या पता डॉलर इंडेक्स 15% घट जाए और इंडियन रूपी 12-13% अगर स्ट्रांग हो जाएगा, 25% तो निफ्टी उसी में हंसते हंसते बढ़ जाएगी। तो हमने एक बात पूछता हूं मैं, उल्टी बात करते हैं चलो। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, मोदी सरकार की सिर्फ 240 सीटें बची। लास्ट 10 साल में भारत के लिए इससे बड़ी कोई विपदा की परिस्थिति थी नहीं। सबका ओवर कॉन्फिडेंस जो था, एक झटके में इंडिया का कॉन्फिडेंस पंक्चर हो गया, गवर्नमेंट तो कमजोर हो गई। 21,000 की निफ्टी एक झटके में हो गई। कोई ने सोचा था 26,000 की निफ्टी फटाफट आ जाएगी वहां से। तो हमारी जो कल्पना है, उसको हम अपनी बुद्धि समझने की गलती कर लेते हैं, और सबकी कल्पना सीमित है। और यथार्थ जो है, सच्चाई जो है, एक क्राउड की जो ताकत है, करोड़ों लोगों की जो ताकत है, वो हम सबकी कल्पना से ज्यादा ताकतवर होती है। जिस दिन 240 सीट खाली थी गवर्नमेंट की और 21,000 का क्रैश लैंडिंग कर गया बाजार, और वहां से जिसने माल ले लिया उस क्राइसिस में, वो 26,000 तक हंसते हंसते बेच गया। तो उसी तरह आज जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, माल लेने की बात करने का मतलब पागलपन है। तो हम तो देखिए, जो लगेगा तो स्टॉप लॉस लगेगा। जो हमने अपने निवेशकों को सलाह दी है, वही हम आपके भी दर्शकों को बता सकते हैं। ओके, सुशील जी, फिर एक बात बताइए, बजट से क्या एक्सपेक्ट करें हम, और बजट रिलेटेड सेक्टर्स पे क्या, जैसे कैपिटल गुड्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या फिर लॉन्ग बनाए जाएं? हाँ, तो देखिए, जो देखिए बजट का एक्सपेक्टेशन और मार्केट उस बजट पे क्या करेगा, दो अलग अलग चीजें हैं। तो हो सकता है कि काफी साल हो गए हैं, गवर्नमेंट ने कोई इनकम टैक्स में कंफर्ट नहीं दिया है लोगों को, और जिस तरह से चार्ट्स का स्प्रेड है, जैसे एफएमसीजी के स्टॉक सारे 50-60-70% भागने तैयार हैं, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, व्हाइट गुड्स में भी बड़ी तेजी लगती है, सबकी चार्ट्स में तेजी लगती है। तो मैं अंदाज लगा सकता हूं, वो रॉन्ग भी हो सकता है, और ये पॉलिसी आए बिना भी बाजार ये काम कर सकता है कि कुछ इनकम टैक्स के अंदर में रियायतें मिले, लोगों की जेब में पैसा सरकार डाले। और मुझे लगता है सरकार बड़ा एक्सपेंडिचर रेलवेज में और डिफेंस में तो डेफिनेटली अनाउंस करेगी। ये रेलवेज की और डिफेंस की चार्ट्स ना लड़ रही है हमसे कि पहले मेरे को ले लो, पहले मेरे को ले लो। हाथ हमारे 2 ही है और उंगलियां 10 है, सारी की सारी 22 है, तो कुछ तो आएगा बजट में। बिना बिना कुछ आए कैसे भागेंगे। आपका जो सवाल है कैपिटल गुड्स पे, देखिए लार्सन एंड टुब्रो ऑलरेडी जिस तरह से साइडवेज बैंड में चल रहा है, तो अगर कोई फायर सेल आ गई, कोई कारण से कोई कॉर्पोरेट इवेंट ऐसा आ गया कि अचानक से आके कोई कूट जाएगा, 3500 का भाव में मिलेगा, तो लेंगे 3500 से लेके 4500 में। ये केपेक्स के जो स्टॉक्स है, चाहे एबीबी, सीमेंस, आपके इवन कमिंस जो हमारा ज्यादा फेवरेट रहता था, ये लार्सन, ये अंडर परफॉर्मेंस दिख रहे हैं अनुज। तेजी सभी चीजों में आएगी, पर जब 50% लीवर और रिलायंस देंगे, तो मैं 30-35% कमाने के लिए ये लार्सन और कमिंस क्यों लूंगा। मेरा आंसर ये है। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर आपसे बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स पर और मार्केट पर। इस शो को समेटने का समय आ गया, थोड़ा सा ओवरशूट कर गए हैं हम, तो फटाफट ब्रेक लेंगे, उसके बाद कंचन और श्रेया लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।